हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाई पवन सर। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक साइंस के कुछ जो टॉपिक्स थे इंडिकेटर यानी सूचक के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह सूचक से हम एसिड और बेस की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एसिड यानी अम्ल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड और एसिड के कुछ कंसेप्ट। ठीक है। तो एसिड की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि एसिड जो है वो इंडिकेटर के साथ किस तरह अपना जो नेचर है या जो कलर्स है वो चेंज करता है। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस जो पेपर अपने को दिया है उसमें क्या करेंगे, ये रेड कलर शो करते हैं। ठीक है। यानी ब्लू लिटमस पेपर जो होगा, नीला कोई भी जो लिटमस पेपर अपने को दिया होगा, ठीक है, उसको ये क्या कर देंगे, लाल रंग में बदल देंगे। ठीक है। और अगर हमने देखा था कि अगर आप कोई भी अम्ल यानी एसिड के अंदर जो फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन अगर ऐड करते हो, ठीक है, फिनोफ्थिलीन अगर उसमें ऐड करोगे तो ये कलरलेस रहेगा, मतलब ये कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाएगा। ठीक है। फिनोफ्थिलीन के साथ ये क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमने इंडिकेटर्स के अंदर मिथाइल ऑरेंज के साथ देखा था कि जो मिथाइल ऑरेंज होती है या मेथिल ऑरेंज जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ जितने भी एसिड है वो कौन सा कलर देंगे, मिथाइल ऑरेंज के साथ जो एसिड है यानी अम्ल है वो क्या है, लाल रंग दिखाएगा। मतलब जो भी एसिड होगा उनको आप इन तीन इंडिकेटर का यूज़ करके उसका पता लगा सकते हो कि जो सब्सटेंस यानी कोई भी जो पदार्थ आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार। अगर वो अम्ल होगा तो ब्लू लिटमस को यानी नीले लिटमस को लाल कर देगा, फिनोफ्थिलीन में कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, जबकि मेथिल ऑरेंज के साथ यानी वो कौन सा कलर दिखाएगा, रेड कलर दिखाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो एसिड होते हैं उनकी खासियत क्या होती है। पहले तो हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एसिड को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड यानी एसिड कितने टाइप के होते हैं, एसिड का वर्गीकरण वर्गीकरण हम करेंगे। तो एसिड हम देखें तो नेचर के अंदर हमें एसिड टू टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब हिंदी में आप इनको बोल सकते हो कार्बनिक अम्ल। ठीक है। कार्बनिक अम्ल रहेंगे। ठीक है। और ये दूसरे होंगे वो क्या होंगे, अकार्बनिक अम्ल होंगे, अकार्बनिक अम्ल। ठीक है। इन दो कैटेगरी के अंदर हम क्या है, एसिड या अम्ल को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी जो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग जितने भी एसिड होंगे वो ऑर्गेनिक एसिड होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग एसिड होते हैं, मतलब इनमें क्या होगा, कार्बन उपस्थित होगा, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड बोलते हैं। जबकि अकार्बनिक जो एसिड है इनमें कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। कार्बन प्रेजेंट भी होगा कुछ एसिड्स में और कुछ में नहीं भी होगा। ठीक है। तो वो कौन से होंगे, अकार्बनिक एसिड होंगे। जैसे हमें पता चलता है कि कार्बनिक एसिड है तो इनका जो सोर्स है वो क्या है, इनका सोर्स जो है वो लिविंग है, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, लिविंग है। ये लिविंग बीइंग्स के अंदर क्रिएट होते हैं। ठीक है। मतलब इनका ओरिजिन क्या होगा, लिविंग होगा, जबकि उनका जो ओरिजिन है मतलब ये लिविंग नहीं होता, इनका ओरिजिन मतलब ये
जो जीवित चीज़ें हैं मतलब जिनमें लाइफ होती है वहाँ से ये प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, जितने भी अकार्बनिक अम्ल है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खनिजों से या खनिज लवणों से। ठीक है, उनसे हमें ये जो एसिड है वो प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको अकार्बनिक जो अम्ल कहेंगे। जबकि ये हमें क्या है? लिविंग बींग्स के अंदर मिलते हैं। अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वाटर में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ एक एसिड है जो वाटर में मिसिबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पर मोस्टली क्या होते हैं? जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील। मोटे तौर पे पूछे तो जल में ये क्या रहेंगे? अघुलनशील होते हैं। जबकि अगर इनकी हम बात करें, जो मिनरल एसिड होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में क्या होंगे? घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं ये? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें रिएक्टिविटी की, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? लेस रिएक्टिव होते हैं, या हम कहेंगे ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ये वीक एसिड होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक के अंदर तो हमने ये देखा, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर हम देखेंगे तो ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मतलब ये कमज़ोर अम्ल है, जबकि ये ताकतवर अम्लों के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनकी शक्ति ज़्यादा होती है। अब बात ये आती है कि अगर हम इनका देखें तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन से एसिड आएंगे और इनऑर्गेनिक एसिड्स के कैटेगरी के अंदर हम कौन से एसिड की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें ऑर्गेनिक एसिड को, फिर इसका क्लासिफिकेशन यानी इनके जो नेम्स हैं, फिर इनके अंदर जो और चेंजेस आप ला सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड यानी जो कार्बनिक एसिड होते हैं यानी कार्बनिक अम्ल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो कोई ना कोई अमल जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, और चाहे उनकी पावर के बारे में पूछे चाहे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पूछे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड हमने देखा था कि इनका जो सोर्स है वो क्या होता है? ये जो इनका ओरिजिन है वो क्या होता है? लिविंग होता है। मतलब ये लाइफ यानी जो जीवित चीज़ें हैं यानी संजीव जो चीज़ें होती है उनके अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप इनको स्टडी करोगे तो उसके बाद अगर इनमें देखें तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा होता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेम मैलिक एसिड। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कौन सा? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो भी हम देखेंगे कि कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, यानी इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? टार्ट्रिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अपने को दिया है वो दिया है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कौन सा दिया है? ऑक्सैलिक एसिड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो कौन सा है? ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्सैलिक अम्ल के अंदर देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, फिर अपने को दिया है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक
अम्ल। ठीक है, ये भी देखेंगे कि इनके स्रोत क्या है, किस किस में ये उपस्थित होते हैं। तो ये दिया है अपने को फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इनके हम सोर्स देखते हैं। ऐसे ही अपने को दे रखा है कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह दिया है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, तो इनके सोर्स देखते हैं। एसिटिक एसिड जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइनगर बोलते हैं। वाइनगर के अंदर यानी सिरके में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, सिरके में। सिरका जो अचार के लिए यूज किया जाता है, सिरके के अंदर ये उपस्थित होता है। मौलिक अम्ल की हम बात करें तो ये हमें मिलेगा एप्पल में, यानी सेब के अंदर होगा, और बनाना बनाना में उपस्थित होगा। ठीक है, टार्टरिक अम्ल की हम बात करें तो ये टैमारिंड यानी इमली के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें ये क्या होगा, उपस्थित होगा। ऑक्सैलिक अम्ल की हम बात करें तो ये होता है किसमें, टोमेटो, टमाटर के अंदर, स्पाइनक, पालक के अंदर। ठीक है, ये उपस्थित होता है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। तो फॉर्मिक अम्ल होता है आंट और जो बी, मधुमक्खी के डंक के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो मधुमक्खी या जो आंट है, ठीक है, के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है, तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ततैया जिसको बोलते हैं, ब्लू बी बोलते हैं, उनके भी अंदर कौन सा एसिड होगा, वो होगा कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है आंवला में। ठीक है, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एमिनो अम्ल जो होता है, ये होता है प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट। किसमें होगा ये, प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो ये थे ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्स। कौन से ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक एसिड हमें कौन से जो लिविंग मैटर हैं उनसे मिलेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है वाइंगर या सिरका का। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड जो होता है उसका 5 to 8% जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, घोल होगा किसमें, वाटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंगर बोलते हैं। और ये 290 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, सर्दियों में। तो इसलिए इसको कौन सा नाम दिया गया था, जो एसिटिक एसिड है, इसको दूसरा नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्योंकि ये ठंड में जम जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक या कार्बनिक जो अम्ल, उसके बारे में, जो आप अपने जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या चाहे स्कूल के एग्ज़ाम हो, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरे अपने को दिए हैं, वो दिए हैं इनऑर्गेनिक एसिड, या हम बात करेंगे अकार्बनिक अम्लों के बारे में। इसके अलावा जैसे अगर आपसे पूछे ऑर्गेनिक एसिड में ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में आपको पता होना चाहिए जो ऑरेंज है, खट्टे पदार्थ हैं, ऑरेंज, लेमन यानी संतरा, किन्नू, नींबू, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इनमें होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसको हिंदी में भी बोलेंगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 6 to 7 टाइप्स के हमने क्या देखे हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड देखे हैं, सारे के सारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं जो नेक्स्ट वाले एसिड हैं, वो अपने को दिए हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक एसिड, या हम इनको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इनको, अकार्बनिक अम्ल।
तो हमें पता है कि इनका जो सोर्स है वो लिविंग नहीं होता। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें मिनरल से मिलते हैं, खनिजों से मिलते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में मिनरल्स को बोलते हैं खनिज या खनिज लवण। ठीक है, उनसे ये हमें प्राप्त होते हैं। इनमें कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड के लिए अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हम देखते हैं कौन से, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। तो ये जो मिनरल एसिड है जो कॉमनली हम देखते हैं वो हमें दिए हैं। वैसे अपने को यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी दिए, ठीक है। इसके अलावा भी और कई टाइप के जो एसिड होते हैं, बट मोस्टली जो यूज में आते हैं उनमें अपने को ये दे रखे हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या है, इसको तो हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हो गया कौन सा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसी तरह काफ़ी टाइप्स के हमें एसिड मिलते हैं। ऐसे सल्फ्यूरस एसिड भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। अगर हम देखें H2SO3 लिखा हो तो वो होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, बट जो मोस्टली हम मिनरल एसिड स्टडी करते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड में मिनरल एसिड जो हम स्टडी करेंगे तो ये मोस्टली ये यूज होते हैं। ठीक है, हिंदी में सेम यही नाम रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा जो अपने को दिया है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नाम और फेमस है, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, अम्लों का राजा कहा जाता है इसको। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा। ठीक है, वो कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट अपने को इसी तरह फॉस्फोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल अपने को दिया हुआ है। तो ये तो हो गया इनका जो क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया है कार्बनिक और जो अकार्बनिक अम्लों के बारे में। अगर हम बात करें तो जितने भी जो कार्बनिक अम्ल है ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर डिफरेंस स्टडी किया था उसी के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और वीक एसिड होते हैं। ठीक है, फिर कुछ एक बातें जो हम अभी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो देखो कौन कौन सी जो है वो अपने को इम्पोर्टेंट दी हुई है। तो आपको जो ध्यान रखना है कि जितने भी जो मिनरल एसिड होते हैं यानी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक या खनिज अम्ल। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल भी कह सकते हैं इनको, खनिज अम्ल भी इनका दूसरा नाम है हिंदी में। ठीक है, तो ये जो होंगे इनकी जो एसिड कोई भी होता है ना उसका हमें पता चलता है उसकी पीएच से। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं क्या, पहले हम पीएच स्केल देखते हैं। ठीक है, फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। तो पीएच स्केल में कुछ नहीं होता, ये 14 तक आपको क्या दी हुई है, यूनिट दी हुई है। ठीक है, 7 और ये 14। तो ये जो पीएच जो होती है पीएच स्केल के अंदर पीएच होती है, इसके बारे में जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं यानी जितने भी अम्ल होते हैं हमें पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। और ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है यानी उसकी जो मात्रा होती है
ठीक है, उसकी जो सांद्रता है, हिंदी में कंसंट्रेशन को बोलते हैं सांद्रता, यानी उसकी मात्रा, उसके बारे में जानकारी देती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी अम्ल है, उनकी जो पीएच होती है वो 1 to 7 के बीच में होती है। और जितने भी जो बेस होते हैं, यानी जो क्षार होते हैं, उनकी जो पीएच होगी वो क्या होती है, 7 to 14 के बीच में होती है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना क्या होगा 1 के क्लोज होगा या 0 के क्लोज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग, यानी अम्ल जो होते हैं जितनी कम उसकी पीएच होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा अपने को, अम्ल मिलेगा। जबकि जो बेस है जिसकी जितनी ज़्यादा क्या होगी, पीएच होगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। अगर पीएच बढ़ रही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होती है, पीएच बढ़ रही है, तो मतलब क्षारीय गुण या हम कह सकते हैं बेसिक करेक्टर यानी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जबकि जैसे ही हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमें पता है एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, <<1 होती है। क्या होती है, <<1, यानी 1 से भी कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो दूसरे एसिड देखोगे, जो कार्बनिक एसिड होते हैं, उनकी क्या मिलेगी आपसे, 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, पीएच जो होती है हमें पता होना चाहिए, जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर पीएच बढ़ी तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, बस ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बेस के लिए देखें तो जितनी ज़्यादा पीएच बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ रही है। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट आप ध्यान रखोगे तो क्षार जो है वो कितना का ज़्यादा मजबूत होगा, जितनी ज़्यादा आपको पीएच दी होगी। जैसे यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको ए, बी और सी 3 टाइप्स के एसिड दिए हैं, ठीक है, और इनकी पीएच वैल्यू दी है, एक की 1 दी है, एक की 5 दी है और एक की 6 दी है, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें पता है कि जिसकी जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। और अगर हमें यहीं पे क्या दिए हैं, बेस दिए हैं, ठीक है, अगर हमें क्या दे रखे हैं, बेस दे रखे हैं, ठीक है, और उनकी ये अपने को पीएच वैल्यू दी है, तो बेस की स्ट्रेंथ पूछी है, तो हमें पता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं एसिड के करेक्टरिस्टिक में। ठीक है, तो एसिड के जो करेक्टरिस्टिक है उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो एसिड है, यानी कोई भी जो अपने को अम्ल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आप क्या करते हो, कोई सॉल्वेंट ऐड करते हो, उसमें आप कोई विलायक बोलते हो, तो जो एसिड है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तो होते हैं कौन से, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और एक होते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कंसंट्रेटेड एसिड है या जिनको हम क्या बोलेंगे, सांद्र, और ये क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। ठीक है, तो सांद्र का यानी सांद्र या कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें 90% तक क्या हो, एसिड हो, और 10% क्या हो जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो वो होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। यानी 90% उस एसिड के अंदर अम्ल होगा और 10% क्या होगा, जल होगा। जबकि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनमें 90% क्या होता है,
वाटर होता है, जबकि 10% जो होता है वो क्या होगा, हमेशा एसिड होगा, यानी अम्ल होगा। और इम्पोर्टेंट जो है वो अपने को दिया है कि जब भी हम एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, जब भी उसको डाइल्यूट करो, यानी उसको क्या कर रहे हो, उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट यानी विलायक मिला रहे हो, तो हम किस तरह करते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन हमेशा किस तरह होता है कि वाटर में हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करेंगे, हमेशा वाटर में एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है, ना कि एसिड के अंदर, एसिड में कभी भी वाटर ऐड नहीं किया जाता, एसिड में वाटर ऐड नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जो वाटर का जैसे ही एसिड में एडिशन करेंगे तो वो क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ कोई विस्फोट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एसिड के कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया जो होता है ना, वो हाईली कोरोजिव नेचर का होता है, हाईली कोरोजिव, कोरोजिव नेचर का होता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है, संक्षारित करने वाला जो घोल होता है, संक्षारित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इसमें, ठीक है। तो एक बार एजिया बोलेंगे किसको, इसने बताया कि HCl और जो नाइट्रिक एसिड होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल अपने को दिया है, उन दोनों का जो घोल होता है उसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। यानी HCl और जो नाइट्रिक अम्ल है अगर क्या हो, 3:1 रेशियो के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो क्या बनाएगा, एक्वारेजिया बनाता है। और एक्वारेजिया जो होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जितने भी जो नोबल मेटल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनको भी खुद के अंदर डिसोल्व कर लेगा। तो इसको हम समझेंगे कैसे, अगर आप बना रहे हो 100 ml एक्वारेजिया, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर 75 ml क्या होगा, HCl होगा, और प्लस में 25 ml क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक एसिड होगा। तो इस तरह क्या है, एक्वारेजिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी जो मेन बातें थी। अब कुछ एक बातें और हैं जो क्या है, कोई भी जो एसिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी करेंगे ओनली एसिड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओनली बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एसिड की अगर हम बात करें तो जितने भी जो एसिड होते हैं उनकी खासियत होती है कि सारे के सारे एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। या इसको हम कह सकते हैं जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, जब उनको वाटर में डाला जाता है, क्या देंगे, प्रोटॉन्स देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन देते हैं। और जितने भी जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बट इनको हम बोलते तो लेविस एसिड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो इसका मतलब वो कौन सा गुण दिखा रहे हैं, एसिड का दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कौन सा एसिड होता है वो होते हैं लेविस एसिड, क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें थी कि जितने भी एसिड होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, सोर इन टेस्ट, ठीक है, खट्टे होते हैं, टेस्ट में क्या होंगे, खट्टे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कर्ड,
ये है तो ऑर्गेनिक एसिड बट है तो एसिड ही। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये पीछे छूट गया था, हमने ऑर्गेनिक एसिड पढ़े थे। या सोर मिल्क, खट्टा दूध, सोर मिल्क, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यानी जितने भी एसिड होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें एसिड के अंदर, तो प्रोटॉन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले होते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमने इंडिकेटर के साथ जो रिएक्शन थी वो तो हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा इसकी हम केमिकल रिएक्शन या कुछ और प्रॉपर्टी देखें तो वो देखो हमें क्या दिया हुआ है। तो जितने भी एसिड होते हैं अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होंगे, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होंगे किसकी, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मतलब विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी एसिड हैं वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। हाइड्रोजन आयन देंगे तो वही आयन क्या करेंगे, विद्युत धारा का चालन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वाटर में, इन वाटर, वाटर में क्या बनाएंगे, फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। वाटर में किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जल में, जल में हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है। मतलब H3O पॉजिटिव बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। या वाटर में इस तरह भी लिखा होता है H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। अगर हम देखें कोई भी एसिड का हम एग्जाम्पल लें, जैसे आपने HCl लिया और उसको वाटर में डाला, तो HCl वाटर में जाते ही किस में टूट जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। या आप इसको H पॉजिटिव एक्वस भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जितने भी एसिड है उनकी ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। और बेस के साथ क्या देते हैं, यानी विद बेस, यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे, साल्ट और वाटर देंगे। क्या बनाएंगे, लवण और जल, लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl, और यहाँ पे हमने एक क्षार लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने को एक बेस दिया हुआ है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे साल्ट सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, यानी ये जल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि जो एसिड है वो बेस के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड है उनकी अपने को जो दूसरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कंपटीशन या स्कूल एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। यानी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो जितने भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, इसने बताया कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हमें देते हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। मतलब जितनी भी धातुएं हैं वो क्या है, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया यहाँ पे हमने लिया जैसे मैग्नीशियम, और इसको हमने डाल दिया HCl में, तो क्या बन जाएगा यहाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि जो H है वो तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा।
इसी तरह आप सोडियम की रिएक्शन देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दूसरा अम्ल ले लो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसके साथ भी यही होने वाला है कि हमें क्या मिलेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, साथ में ये जो सोडियम सल्फेट जो मिल रहा है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बाकी सारे एसिड की तो यही कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका एग्जांपल लो, मैग्नीशियम और जो मैग्नीज है, ठीक है, इनकी एक रिएक्शन ध्यान रखनी है कि ये जो नाइट्रिक अम्ल है, इनके साथ रिएक्शन करके ये दो ही जो धातु हैं, ओनली टू ये मेटल जो हैं, वो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। बाकी कोई भी दूसरे मेटल्स जो है वो इन एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और यहाँ मिलेगा मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आप किसके साथ करवाते, जिंक के साथ करवाते नाइट्रिक एसिड की, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट मिलता। ठीक है, साथ में आपको हाइड्रोजन की कंपेयर में H2O मिलता और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती। तो बस ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड। तो यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज जो दो धातुएं हैं, वो क्या है, रिएक्शन करके क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। बाकी तो ये सारी कॉमन रिएक्शन हैं, कोई भी एसिड आप डाल देना किसी मेटल पे, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ metal carbonate and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इनके साथ अपने को रिएक्शन दी है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो एसिड है वो क्या है, मेटल कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों है, इन दोनों में से अगर आपको कोई दिया है, ठीक है, उनके साथ जब ये रिएक्शन करेंगे एसिड, तो क्या देंगे, इनके साथ देंगे साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में देंगे वाटर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो यानी हम देख सकते हैं कि जो एसिड है यानी जो अम्ल है वो क्या है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनके साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, उनके साथ रिएक्शन करके देंगे क्या, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन देखते हैं, जैसे कोई भी अपने को एसिड दिया है, ठीक है, उनकी हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट दिए और दूसरा अपने को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिए, इसमें मान लो हमने डाल दिए एसिड HCl। ठीक है, तो इस अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, साल्ट देंगे। ठीक है, सोडियम है इसमें, और साथ में क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और साथ में देंगे वाटर। जहाँ भी CO3 होगा, ये ध्यान रखना, जब भी आप एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हो या एसिड का किसी भी रिएक्शन या जो कोई भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जहाँ भी रिएक्शन करके टूट रहा है, तो वो हमेशा CO2 प्रोड्यूस करेगा। सेम यही रिएक्शन हमें मिलेगी किसके केस में, ये रिएक्शन अपने को मिलेगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में। ठीक है, ये आपने मिनरल एसिड की देखी, कई बार रिएक्शन आपको दी होती है
ऑर्गेनिक एसिड की, तो सेम उसी तरह ही बिहेव करेंगे, चाहे वो मिनरल एसिड हो और चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो। जैसे ये अपने को यहाँ पे दे रखा है क्या, एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। ये भी सेम उसी तरह ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा सोडियम एसीटेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिलेगा वाटर। सेम यही रिएक्शन यहाँ पे रहेगी, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो इनके केस में अगर आप देखोगे तो इस तरह इसको बैलेंस कर सकते हो। वैसे बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको समझना होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ एसिड के कुछ कंसेप्ट और उनके कुछ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हमने एसिड के टाइप्स और किस तरह एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, और एसिड की कुछ केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो आज हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी जो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए।